ये कहानी है एक ऐसे खतरनाक साए की जो कभी भी उजाले में नहीं आता। वो हमेशा अंधेरों में ही रहता है और शाम होते रात होते ही वो अपने मंसूबों को अंजाम देने निकल पड़ता है। मूवी शुरू होती है और हमें एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करने वाली वर्कर जिसका नाम ईस्टर होता है, उसे एक अनजान औरत की परछाई बार बार दिखती है। वो जब भी लाइट ऑफ करती थी तभी उसे वहाँ पर एक आकृति दिखती थी, पर वो जब लाइट ऑन करती थी तब वो आकृति वहाँ से गायब हो जाती थी। इस परछाई में जो आकृति होती है उसकी उंगलियां काफी लंबी होती हैं, जिससे ईस्टर बहुत डर जाती है और इसीलिए वो ये बात अपने बॉस को बताती है। उसका बॉस इस बात को बहुत लाइटली लेता है, पर कुछ ही देर बाद हमें देखने को मिलता है कि उसके बॉस को वही परछाई अंधेरे में खींच कर ले जाती है और उसे मार डालती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें इसी बॉस की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें उसकी स्टेप डॉटर रेबेका, बेटा मार्टिन और वाइफ सोफी होती है। रेबेका अपनी फैमिली से बहुत दूर एक अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। वहीं उस बॉस के वाइफ को एक दिमागी बीमारी होती है, जिसमें वो घंटों अपने आप से ही बातें किया करती है। एक रात को उसका बेटा अपनी माँ को किसी से बात करते हुए सुनता है, इसीलिए वो उस आवाज का पीछा करता है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी परछाई की होती है जिसने उसके फादर को मार डाला था। मार्टिन इस इंसिडेंट से इतना ज्यादा डर जाता है कि अब उसे रातों को नींद भी नहीं आती है और अब वो स्कूल के क्लासेस में सोने लग जाता है। अब बार बार क्लासेस में सोने की वजह से उसके क्लास टीचर उसकी सिस्टर रेबेका को बुलाते हैं और मार्टिन की शिकायत करते हैं। इस पर रेबेका मार्टिन को उसकी माँ के घर छोड़ने जाती है, बट वहाँ पहुंचकर उसकी लड़ाई अपनी माँ से हो जाती है। इसीलिए न चाहते हुए भी उसे मार्टिन को अपने साथ अपने अपार्टमेंट लाना पड़ता है और ठीक उसी रात रेबेका की नींद खुल जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई फर्श को खरोच रहा हो। फिर वहीं वो अंधेरे में किसी इंसान की परछाई भी देखती है, तो उससे लगता है कि शायद मार्टिन ही है जो ऐसा कर रहा होगा, पर कुछ ही देर बाद वो परछाई उस पर अटैक कर देती है। फिर जल्दी से रेबेका जाकर लाइट ऑन करती है तो वो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेबेका देखती है कि फर्श पर एक नाम लिखा है जो उसी परछाई ने लिखा होता है और वो नाम डायना होता है। अब इस नाम का किसके साथ कैसा कनेक्शन था ये आपको मूवी में आगे पता चलेगा। खैर, सूफी अब चाइल्ड केयर वालों को कंप्लेन करती है कि रेबेका उसके बेटे मार्टिन को बिना उसकी परमिशन के अपने घर ले आई है, इसलिए मार्टिन को अब सूफी के साथ उसके घर रहना पड़ता है। अब घर पर सूफी और मार्टिन दोनों मूवी प्लान करते हैं, इसलिए सूफी घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देती है, पर मार्टिन अपनी माँ से बार बार लाइट ऑन करने की बात कहता है। पर इस पर सोफी मार्टिन को डायना की स्टोरी सुनाने लगती है। वो उससे कहती है कि डायना उसकी दोस्त है और उसे अंधेरा ही पसंद है, इसीलिए हमें घर की लाइट्स ऑफ करके रखनी पड़ेगी। और इसी दौरान हमें अंधेरे में एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है जो मार्टिन पर हमला कर देती है। इस अटैक से मार्टिन किसी तरीके से बच बचाकर घर की लाइट्स ऑन कर देता है और घर से भागकर सीधा रेबेका के पास जाता है, जहाँ रेबेका पहले से ही डायना वाले केस पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसके लिए वो अपने स्टेप फादर के ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स लाती है। फिर उसी से उसे डायना की स्टोरी का पता चलता है, क्योंकि उसके स्टेप फादर भी मरने से पहले डायना के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें डायना से रिलेटेड कुछ एविडेंस मिले थे। अब रेबेका मार्टिन को एक कहानी सुनाती है और ये कहानी कुछ इस प्रकार से है। ये कहानी उस समय की है जब डॉक्टर्स ने एक घर के बेसमेंट में डायना को तब पाया था जब वो मात्र 13 साल की थी। डायना के पिता ने खुद को ही मार डाला था, पर डॉक्टर्स का कहना था कि उसके पिता की मौत डायना की वजह से हुई है। वो ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि डायना के पास एक इनक्रेडिबल पावर थी, जिसके थ्रू वो किसी के भी दिमाग में जाकर उसके दिमाग से हेरफेर कर सकती थी और उसे अपने वश में करके उसे अपना मनचाहा काम करवा सकती थी। उसे एक प्रकार की स्किन डिजीज भी थी, जिसकी वजह से वो रोशनी में कभी नहीं जाती थी, हमेशा अंधेरे में ही रहती थी। डायना को एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ वो मार्टिन की माँ सोफी से मिलती है और उससे मिलते ही वो उसके दिमाग से हेरफेर करने लगती है, जिसके बाद सोफी को ये लगने लगता है कि डायना उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और जैसे ही डॉक्टर्स को इसके बारे में पता चला, उन्होंने ढेर सारी लाइट्स में डायना की स्किन को एक्सपोज करके एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, बट इस एक्सपेरिमेंट को डायना सह नहीं पाती और उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद भी डायना का कनेक्शन सोफी के दिमाग से होता है और इसी के थ्रू वो वापस इस दुनिया में आ जाती है। तो सोफी को
उसने पूरी तरीके से अब अपने वश में कर रखा था और वो उन सब लोगों को मार देती थी जो सोफी की मदद करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसे इस दुनिया में रहने के लिए सोफी की जरूरत थी। इसीलिए उसने उसके दिमाग को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रखा था। शायद इसीलिए डायना ने सोफी के हस्बैंड को मार डाला और अब वो मार्टिन के पीछे पड़ी हुई है। जैसे ही रेबिका ने ये सारी चीजें मार्टिन को बताई, डायना वहाँ तुरंत पहुँच जाती है और मार्टिन को अंधेरे में खींचने की कोशिश करती है। रेबिका बहुत मुश्किल से मार्टिन को बचा पाती है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ सोफी को डायना का सच बताने के लिए निकल पड़ती है। वो अपनी माँ को बताती है कि डायना मर चुकी है, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। पर सोफी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डायना तो अभी भी जिंदा है। अब रेबिका, उसका फ्रेंड और मार्टिन उसी घर में रुकने के लिए डिसाइड करते हैं, जिससे वो सोफी की मदद कर सके। सोने से पहले अब सोफी रेबिका को एक नोट देती है जिस पर लिखा होता है आई नीड हेल्प, जिसका साफ मतलब था कि सोफी अब पूरी तरीके से डायना के शिकंजे में है। इसीलिए रेबिका सोफी को बचाने के लिए घर की सारी लाइट्स ऑन कर देती है ताकि डायना सोफी से दूर चली जाए। वहीं डायना को भी रेबिका के सारे इरादे पता चल जाते हैं, इसीलिए वो रेबिका और मार्टिन को बेसमेंट में लॉक कर देती है। दूसरी तरफ डायना रेबिका के फ्रेंड पर भी अटैक करती है, पर उसका फ्रेंड किसी तरीके से बच जाता है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। फिर उसी घर के बेसमेंट में ब्लैक लाइट के थ्रू रेबिका डायना को देख पा रही थी। साथ ही साथ वो डायना के द्वारा लिखे गए उस नोट्स को भी पढ़ पा रही थी। उस नोट्स में डायना ने साफ साफ लिखा था कि वो उन सब को मार देगी जो उसे सोफी से दूर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उसने रेबिका के पिता को भी मार डाला था, जबकि रेबिका को तो ये लगता था कि उसके फादर ने उनका घर छोड़ दिया था। उसी दौरान रेबिका का फ्रेंड 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ घर के अंदर आता है, पर डायना उन दोनों ऑफिसर्स को भी मार डालती है। वहीं मौका पाकर रेबिका और मार्टिन बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और रेबिका मार्टिन को अपने फ्रेंड के पास घर के बाहर भेज देती है। खुद वो घर के अंदर अपनी माँ को बचाने जाती है, जहाँ उसका सामना डायना से होता है। डायना रेबिका को काफी चोट पहुँचाती है। इनफैक्ट वो उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और वो डायना पर पिस्टल से गोलियां चलाने लगती हैं, पर उन गोलियों का असर डायना पर नहीं होता है। पर सोफी को इतना जरूर पता था कि डायना इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से है, तो अगर वो ही इस दुनिया में नहीं रहेगी तो डायना का वजूद भी इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इसीलिए सोफी खुद को गोली मार देती है और उन दोनों के बीच का कनेक्शन टूट जाता है और फिर डायना जलकर राख हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो उस घर से सोफी की लाश बाहर निकालते हैं। वहीं एम्बुलेंस में रेबिका, मार्टिन और उसका फ्रेंड हमेशा एक साथ रहने के लिए सोचते हैं, लेकिन तभी एम्बुलेंस की लाइट थोड़ी सी झिलमिलाती है। इस पर रेबिका के फ्रेंड का कहना था कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।